ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। इन केस ऑफ यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या होता है, एक ही पॉलीमरेज एंजाइम होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और वो सभी तीनों प्रकार के आरएनए को बना देता है, टीआरएनए, एमआरएनए एंड आरआरएनए को। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट तीन प्रकार के आरएनए होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। तो तीन प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है, ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। दूसरा मेजर डिफरेंस इन यूकैरियोट के केस में ये होता है कि प्रोकैरियोट के केस में एक सीक्वेंस मिलता है हमको एक्सॉन का ही, लेकिन इसके केस में क्या होता है, स्प्लिट जीन पाया जाता है। स्प्लिट जीन का मतलब होता है बीच बीच में एक्सॉन होगा, बीच बीच में इंट्रॉन होगा, एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन स्प्लिट करके। तो आप लोग को पता है कि जो इंट्रॉन होता है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, ठीक है, और जो एक्सॉन होगा वो कोडिंग सीक्वेंस होता है। तो ये क्या होता है कि एक प्रकार का स्प्लिट जीन का फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल के बारे में। हम उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो यूकैरियोट के केस में ट्रांसक्रिप्शन के लिए तीन प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो थ्री टाइप का होगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आपके नीट के एग्जाम में यही पूछा गया है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कितने प्रकार का होता है, नीट 2019। अब देखिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये हमारा तीन प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो गया। अब देखिए जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है ये आरआरएनए बनाने का काम करता है। आरआरएनए को कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो कौन कौन सा राइबोसोम होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है 25 एस आरआरएनए बनाता है, 18 एस आरआरएनए बनाता है और 5.8 एस आरआरएनए बनाता है, ठीक है। ये आप लोग यूनिट याद रखिएगा, ये एक राइबोसोम की यूनिट है, ये एक राइबोसोम की यूनिट है, ये राइबोसोम की यूनिट है। तो अब आप लोगों को पता है कि राइबोसोम जो होता है 70S होता है, 80S होता है, ठीक है। तो 70S 80S इस टाइप का राइबोसोम वाला आरआरएनए नहीं बनेगा। यहाँ पे 18S 25S एंड 5.8S आरआरएनए बनाता है ये, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। उसके बाद जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है हमारा, जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम है, ये क्या करता है एमआरएनए का बनाने का काम करता है, एमआरएनए को बनाएगा और एचएनआरएनए बनाने का काम करेगा, ठीक है। एचएनआरएनए एंड एमआरएनए। तो जो एमआरएनए होता है उसको हम लोग बोलते हैं, एमआरएनए को इसका फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये होता है मैसेंजर आरएनए। और जो एचएनआरएनए होता है इसको बोला जाता है हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। तो ये है हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, ये है मैसेंजर आरएनए। और यहाँ आरआरएनए को क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए बोला जाता है। और आरएनए पॉलीमरेज जो सेकंड एंजाइम है हमारा, ठीक है, ये तो एमआरएनए और एचएनआरएनए बना दिया। और जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम होगा, ठीक है, ये क्या करता है टीआरएनए को बनाने का काम करता है, ये टीआरएनए बनाता है, ठीक है। टीआरएनए को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। और ये क्या करता है एसन आरएनए बनाता है, एसन आरएनए। एसन आरएनए बोला जाता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। और इसके अलावा 5SR
आरएनए बनाता है ये, ठीक है। 5 एसआर आरएनए को बोला जाता है 5 स्मॉल राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, स्मॉल राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के आरएनए कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये आपके इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, नीट 2023, ठीक है। और इसको भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, नीट 2016, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछता रहता है कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या बनाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो होता क्या है कि आप लोगों ने अभी देखा कि 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है हमारे पास, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम। और तीनों अलग अलग प्रकार के आरएनए बना रहा है, कोई एमआरएनए बना रहा है, कोई एचएनआरएनए बना रहा है, ठीक है। तो कोई टीआरएनए बना रहा है, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक होता है टॉक्सिन अल्फा इम्यूनिटिव, जो मशरूम से रिलीज होता है, उसके लिए ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम है वो सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो अल्फा इम्यूनिटिव सेंसिटिव होगा कौन, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और ये क्या होता है, नॉन सेंसिटिव होता है। ये नॉन सेंसिटिव अल्फा इम्यूनिटी, ठीक है। और जो होता है ये वाला, ये इंटरमीडिएट अल्फा सेंसिटिव होता है, ठीक है। अल्फा इम्यूनेट सेंसिटिव जो होगा वो ना ज्यादा होगा ना कम होगा, ठीक है। तो ये अल्फा इम्यूनिटिव जो है एक प्रकार का टॉक्सिन है, ठीक है। अल्फा इम्यूनिटिव क्या है, अल्फा इम्यूनिटिव जो है ये एक प्रकार का टॉक्सिन है, रिलीज बाय मशरूम, मशरूम से रिलीज होने वाला टॉक्सिन है। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है सेंसिटिव होता है, ये नॉन सेंसिटिव होता है, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो इंटरमीडिएट सेंसिटिव होता है, ठीक है। आगे बढ़े, स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप क्या होते हैं यूकैरियोट्स के केस में वो हम जानेंगे। तो देखिए पहला जो स्टेप होगा वो होगा इनिशिएशन। इनिशिएशन, मान लीजिए ये हमारा डीएनए है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये डीएनए हो गया। तो इस डीएनए में मान लीजिए ये प्रोमोटर रीजन ये है, यह है प्रोमोटर। तो प्रोमोटर रीजन से क्या होता है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके बाइंड हो जाएगा। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड हो जाता है, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इनिशिएशन के केस में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करेगा प्रमोटर से और ट्रांसक्रिप्शन जो है स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन, ठीक है। प्रोकैरियोट के केस में ये हमारा इनिशिएशन स्टार्ट हो गया। अब देखो अगला जो स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन का, उसको हम लोग बोलते हैं एलोंगेशन। एलोंगेशन, तो ये आपका जो है डीएनए है, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम
एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो मान लीजिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है आपका वो कुछ यहाँ पे आके पहुंच गया है, तो ये पॉलीमराइजेशन करते हुए जा रहा है। तो पॉलीमराइजेशन जो है आरएनए का 5 प्राइम से ही होगा 3 प्राइम की साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे एलोंगेशन के दौरान क्या होता है, आरएनए बन रहा होता है, आरएनए पॉलीमराइजेशन होगा, आरएनए पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है। तो वही होगा प्रूफ रीडिंग और प्रोटीन ब्रिज बनेगा, ठीक है। और आरएनए पॉलीमराइजेशन जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। 5 प्राइम से 3 प्राइम की साइड में जो है आरएनए पॉलीमराइजेशन होता है। थर्ड स्टेप जो है इसका वो क्या है, एलोंगेशन, सॉरी टर्मिनेशन। थर्ड स्टेप जो है होता है उसको हम टर्मिनेशन कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए हमारा डीएनए है, तो ये लास्ट में यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहुंच गया है, ठीक है। और क्या हुआ कि यहाँ पे आपका एमआरएनए बन के या आरआरएनए या टीआरएनए बन के तैयार हो गया हमारा। टर्मिनेटर है ये रीजन, और ये टर्मिनेटर रीजन पे क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो पॉलीमराइजेशन करना बंद कर देता है, ठीक है। तो टर्मिनेटर रीजन पे जाते ही यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनेशन के केस में पॉलीमराइजेशन जो है स्टॉप हो जाता है, पॉलीमराइजेशन स्टॉप हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आपके टर्मिनेटर रीजन पे जाते ही पॉलीमराइजेशन करना बंद कर देगा, न्यूक्लियोटाइड जोड़ना बंद कर देगा और एमआरएनए बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन है, टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन के केस में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर से बाइंड होता है, इलोंगेशन के केस में क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम की साइड में। और टर्मिनेशन के केस में क्या होता है कि वो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड किया था डीएनए के साथ वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये चीज होता है। और आरएनए आपका जो बना होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बना होगा, ठीक है। ये चीज हमको याद रखना है। तो आप समझिए, ये मान लीजिए हमारा डीएनए है, ये डीएनए है। तो इस डीएनए से ये हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम आरएनए बन गया। इन केस ऑफ यूकैरियोट में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जो आरएनए बनता है इसमें बीच बीच में क्या होता है, इंट्रॉन पाए जाते हैं, बीच बीच में पाए जाएंगे इंट्रॉन, और ये क्या होगा, एक्सॉन। तो जो इंट्रॉन होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। और जो एक्सॉन होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग सीक्वेंस। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और जो इंट्रॉन वाले सीक्वेंस होंगे वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते। नहीं करेंगे और ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा डीएनए से आरएनए बनता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, तो उसमें इंटरप्टेड न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पाए जाते हैं, और जो इंटरप्टेड न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पाए जाते हैं उनको हम लोग इंट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, इस प्रकार से क्या होगा, सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि आप प्रोटीन सिंथेसिस जब करेंगे तो अगर इंट्रॉन एक्सॉन होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस बनेगा ही नहीं, होगा ही नहीं, आरएनए से जो है प्रोटीन नहीं बन पाता।
तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई एक्सॉन को रखो और इंट्रॉन को वहां से रिमूव करो आरएनए से, तभी वो आरएनए जो है फंक्शनल होगा। तो जो इंट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन फंक्शनल आरएनए, नॉन फंक्शनल आरएनए। और जो ये एक्सॉन वाला रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल आरएनए। ये फंक्शन करेगा, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और इंट्रॉन वाला जो रीजन होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है। छोटा सा पॉइंट और जान लीजिए स्प्लिट जीन के बारे में। स्प्लिट जीन क्या होता है? ठीक है, स्प्लिट जीन का मतलब होता है नॉर्मल सीक्वेंस एंड इंटरप्टेड सीक्वेंस। जो आरएनए में इंटरप्टेड सीक्वेंस है और नॉर्मल सीक्वेंस, उनको दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लिट जीन बोलते हैं। ठीक है, स्प्लिट जीन जो है ये यूकैरियोट के केस में ही पाया जाता है, यूकैरियोट के केस में पाया जाएगा। और शार्प एंड रॉबर्ट नाम के दो साइंटिस्टों ने स्प्लिट जीन की डिस्कवरी किया था। इनको इस पे नोबेल प्राइज भी मिला है 1993 में। ठीक है, नोबेल प्राइज मिल चुका है शार्प एंड रॉबर्ट को। ठीक है, तो स्प्लिट जीन में क्या होता है कि दो प्रकार के सीक्वेंस पाए जाएं आरएनए के अंदर, अगर नॉर्मल सीक्वेंस और इंटरप्टेड सीक्वेंस, तो उन दोनों प्रकार के सीक्वेंस को हम लोग स्प्लिट जीन बोलते हैं। टू टाइप ऑफ सीक्वेंस इन आरएनए कॉल्ड स्प्लिट जीन। तो जो नॉर्मल सीक्वेंस होता है आरएनए के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन, और जो इंटरप्टेड सीक्वेंस होते हैं आरएनए में उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रॉन। ठीक है, इसको इंटरॉन बोला जाता है, इंट्रॉन। नॉर्मल सीक्वेंस के केस में क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं इसमें। ठीक है, और इंटरप्टेड सीक्वेंस के केस में क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। नॉर्मल सीक्वेंस जो होंगे, जो एक्सॉन होंगे, उनको हम लोग बोलते हैं कोडिंग सीक्वेंस, और जो इंटरप्टेड सीक्वेंस होते हैं जिसको हम लोग इंट्रॉन बोलते हैं, इसको हम बोला जाता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, और ये जो नॉर्मल सीक्वेंस होते हैं, जो एक्सॉन होते हैं, ये पार्टिसिपेट करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और जो इंटरप्टेड सीक्वेंस होते हैं मींस इंट्रॉन जो होंगे वो नॉट कोड प्रोटीन चेन, ये प्रोटीन चेन नहीं बनाएंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होते हैं, ठीक है, उनको नहीं बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन नहीं करते। तो इंट्रॉन बेसिकली क्या है? वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा, और एक्सॉन जो होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो आरएनए के अंदर ऐसा पार्ट जो फंक्शनल ना हो उसको हम लोग इंट्रॉन कहते हैं, ऐसा पार्ट जो फंक्शनल हो उसको हम एक्सॉन कहते हैं। और इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं कि ये है स्प्लिट जीन। ठीक है, कभी इंट्रॉन कभी एक्सॉन, तो उसको स्प्लिट जीन कहा जाता है। रॉबर्ट एंड शार्प ने इसकी डिस्कवरी किया था। और स्प्लिट जीन जो है प्रोकैरियोट के केस में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ यूकैरियोट के केस में पाए जाते हैं। हमको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग या इसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन।
तो आप लोगों को पता है कि यूकैरियोट के केस में जब आरएनए बनता है तो उसमें कुछ जो सीक्वेंस होंगे वो इंट्रॉन के होंगे, कुछ एक्सॉन के होंगे, जिसको स्प्लिट जीन बोलते हैं। तो आपको पता है कि एक्सॉन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, फंक्शनल पार्ट होता है आरएनए का, और जो इंट्रॉन होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा क्योंकि वो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है आरएनए का। ठीक है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं वहां पे। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि इंट्रॉन को निकालना है और सिर्फ और एक्सॉन ही रखना है आरएनए के अंदर। तो उस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग, और क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद में होता है इसलिए इसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। मतलब आरएनए में हम मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, जैसा ओरिजिनल आरएनए बना था वैसा अब आरएनए हम नहीं रखना चाहते, हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके और उस आरएनए में हम क्या करेंगे, सिर्फ एक्सॉन रखेंगे, इंट्रॉन को निकाल देंगे। उसको बोला जाता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। तो समझिए, मान लीजिए कि ये सेल है, मान लीजिए ये सेल है। ठीक है, तो इस सेल के अंदर में, इस सेल के अंदर में ये बड़ा सा हम न्यूक्लियस बना ले रहे हैं, ये बड़ा सा न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसके अंदर ये आपका जो है ये यहाँ पे हमारा डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, और इस डीएनए से बन गया आरएनए। ठीक है, और जो आरएनए बनता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, या एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, तो हुआ क्या, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा आरएनए आपका। इसमें बीच बीच में क्या है, इंट्रॉन है, बीच बीच में इंट्रॉन है। तो ये बीच बीच में आपके इंट्रॉन हो गए, ये बीच बीच में इंट्रॉन हो गए हमारे, ये इंट्रॉन हो गए, और बाकी जो बच्चे वो क्या होंगे आपके, एक्सॉन होंगे। ठीक है, तो एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन इस प्रकार से, इसको हम लोग बोलते हैं एचएनआरएनए। एचएनआरएनए का मतलब क्या होता है कि जो हमारा आरएनए है वो उसके अंदर इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों है, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। हेटेरो का मतलब होता है दो प्रकार के उसमें कुछ सीक्वेंस हैं, मतलब कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस। और जब अगर सिर्फ एक्सॉन ही पाया जाएगा तो उसको हम हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए नहीं कहेंगे, उसको मैच्योर आरएनए बोलते हैं। ठीक है, दो प्रकार की चीजें होती हैं तो उसको हेटेरोन्यूक्लियर बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये न्यूक्लियस में है इसलिए न्यूक्लियर, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, और ये जो होता है अनस्टेबल होता है, जो एचएनआरएनए है ये कैसा है, अनस्टेबल होता है इस समय। ठीक है, ये अनस्टेबल है। अभी अगर इस एचएनआरएनए को हम न्यूक्लियस से बाहर ले जाना चाहेंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, तो नहीं जाएगा। ये तभी जाएगा साइटोप्लाज्म में जब इस आरएनए का मॉडिफिकेशन हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो इंट्रॉन एक्सॉन इस प्रकार से है और ये अनस्टेबल है, तो इसको सबसे पहले इसको स्टेबल करो भाई। तो सबसे पहले जब स्टेबल करते हैं तो ये आरएनए हो गया आपका, ये इंट्रॉन एक्सॉन हो गए, और ये हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया। तो इसको करते क्या है, यहाँ 5 प्राइम जो है यहाँ पे 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड कर देते हैं, जिसको कहा जाता है कैपिंग। 5 प्राइम पे हम कर देंगे यहाँ पे कैपिंग। ठीक है, और जो ये 3 प्राइम होता है यहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एडेनिन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो उसको बोला जाता है टेलिंग। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे टेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे टेलिंग कर दिए 3 प्राइम पे और 5 प्राइम पे कैपिंग कर दिए। तो ये जो बहुत सारे एडेनिन हमने ऐड किया तो उसको बोला जाता है पॉली एडेनाइलेशन। ठीक है, तो 3 प्राइम पे पॉली एडेनाइलेशन कर दिए और 5 प्राइम पे 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड कर दिए। अब ये जो हमारा एचएनआरएनए बना, ठीक है, अब ये हमारा एचएनआरएनए जो है, ये एचएनआरएनए है हमारा, ये स्टेबल हो गया। कैपिंग और टेलिंग की वजह से उस पे एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम अटैक नहीं करता। अगर कैपिंग और टेलिंग नहीं होगी तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा और आरएनए को कट कर देगा। ठीक है, जो आरएनए आपका बना है नया वाला,
ठीक है। इसके ऊपर एक्सोन्यूक्लियोज एंजाइम अगर अटैक करेगा तो इसको टुकड़े टुकड़े में ब्रेक कर देगा, फ्रेगमेंटेड कर देगा, ठीक है। लेकिन कैपिंग और टेलिंग हो जाने पे क्या होता है कि एक्सोन्यूक्लियोज एंजाइम उसको फ्रेगमेंट में नहीं कट कर सकता, ठीक है। इसलिए ये कैपिंग और टेलिंग होता है। कैपिंग और टेलिंग बचाता है एक्सोन्यूक्लियोज एंजाइम से आरएनए को या टीआरएनए को या एमआरएनए को, ठीक है। आरएनए को बचाने का काम करेगा कैपिंग एंड टेलिंग, तो इसलिए अब ये हो गया ये स्टेबल। अब हमारे पास मेन प्रॉब्लम बची कि जो ये इसके अंदर इंट्रॉन है इनको हटाया जाए, तो इसको इंट्रॉन को हटाने की प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है, स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो आपने अभी देखा था स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम थी, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम ने क्या बनाया था, एसएनआरएनए। एसएनआरएनए को हम बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसके साथ कुछ प्रोटीन जुड़ जाती हैं, एसएनआरएनए के साथ सम प्रोटीन ऐड हो जाएंगी, सम प्रोटीन जुड़ जाती हैं और ये बना देती हैं स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। और ये स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बना देंगे जिसकी वजह से जो हमारा आरएनए बनेगा, जो आरएनए बनेगा, तो यहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम बना और जितने इंट्रॉन होंगे वो इंट्रॉन सब रिमूव हो जाएंगे। इंट्रॉन को, सभी इंट्रॉन को उसने क्या किया, रिमूव कर दिया और सिर्फ एक्सॉन ही रखा, ठीक है। ये यहाँ हमारी कैपिंग होगी 5 प्राइम पे और 3 प्राइम पे टेलिंग होगी, 3 प्राइम पे टेलिंग। अब इसके बाद आएगा आरएनए लाइगेज एंजाइम, आरएनए लाइगेज एंजाइम आएगा और इसको जोड़ देगा, तो हमारा बन जाएगा मैच्योर एमआरएनए, मैच्योर एमआरएनए बन जाएगा, ठीक है। तो आपने ये चीज देखा कि एचएनआरएनए का जब मॉडिफिकेशन होता है तो एचएनआरएनए से ही एमआरएनए बनता है, ठीक है, स्प्लाइसिंग के बाद। तो आपने भी देखा कि एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है, तो एचएनआरएनए से जब एमआरएनए बनेगा तो सबसे पहले कैपिंग टेलिंग होगी, उसकी वजह से अनस्टेबल आरएनए जो है वो स्टेबल आरएनए बनेगा। फिर स्प्लाइसिंग होगी, स्प्लाइसिंग क्या करता है, जो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बनेगा वो इंट्रॉन पे चिपक जाएगा और इंट्रॉन को रिमूव कर देगा कट करके, और उसकी वजह से हमारा क्या बन जाएगा, फ्रेगमेंटेड आरएनए बन जाएगा। फ्रेगमेंटेड आरएनए में सिर्फ एक्सॉन होंगे और उन एक्सॉनों को आपस में जोड़ने के लिए आरएनए पॉलीमरेज आरएनए लाइगेज एंजाइम आएगा, और आरएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, उनको सबको जोड़ के 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक मैच्योर एमआरएनए बना देगा। और ये मैच्योर एमआरएनए जो है ये इसके बाद सेल से, न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्प्लाइसिंग। सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन क्या होता है, एक प्रकार का सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ डीएनए और आरएनए डैट कोड ये पॉलीपेप्टाइड चैन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, उसको हम लोग सिस्ट्रॉन कहते हैं। मतलब डीएनए के वो सेगमेंट जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, उसको हम लोग सिस्ट्रॉन कहते हैं। इसलिए सिस्ट्रॉन को बोला जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट होगी उसको सिस्ट्रॉन कहेंगे, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है। और सिस्ट्रॉन जो होते हैं ये प्रोकैरियोट के केस में ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है, प्रोकैरियोट को बोला जाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए। जो प्रोकैरियोट का डीएनए होता है उसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए बोला जाता है, और जो यूकैरियोट का डीएनए होता है
इसको बोला जाता है मोनोसिस्ट्रॉनिक डीएनए। यूकैरियोट का जो डीएनए होगा वो मोनोसिस्ट्रॉनिक डीएनए होता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।